बीजेपी ने अपने कोटे की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए हैं। कल बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग में सारी बातें तय हो गई। आज ऐलान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि अभी तक जो तय हुआ है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 150 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। अजित पवार की पार्टी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। करीब 100 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दी जा सकती हैं। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में सबसे खराब प्रदर्शन अजित पवार की पार्टी का रहा, इसलिए महायुति में एनसीपी की बार्गेनिंग पावर भी फिलहाल कम है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अजित पवार 40-45 सीटों पर मान जाएंगे? हालांकि आज अजित पवार की पार्टी के नेता सुनील तटकरे ने कहा, सीट शेयरिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों पार्टियों का टारगेट महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनाना है। बहुत सारे सीटों पर हमारा एकमत हो गए हैं। बचे हुए सीटों के बंटवारे के लिए हम आज पर परसों 2-3 दिन के अंदर हम वहाँ पे बैठेंगे, और जब हम एक साथ बैठेंगे तब बंटवारा और कैंडिडेट की घोषणा कब करने की इसके बारे में सहमति हम बैठ के करेंगे। और मुझे पूरी तरह से भारी विश्वास है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति को अच्छी तरह से कि वहाँ पे बहुमत दे देंगी और हमारा सरकारी गठ वहाँ पे रूढ़ हो जाएगा। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों अलायंस में इस सवाल पर भी कंफ्यूजन है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन महायुति की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि चुनाव में जीत के बाद भी क्या वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस मुद्दे पर अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। आज शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, उन्हीं की लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अगली सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद विधायक ही करेंगे। चेहरा घोषित करने की क्या बात है? देखिए, महायुति ने तो डिक्लेयर किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन को सामने जाएंगे। तो इलेक्शन को सामना हम लोग कर रहे हैं, वही हमारे बनेंगे मुख्यमंत्री है। जो पार्टी के उम्मीदवार चुन के आते हैं वो अपना चूज करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस है। ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होता है कि इनको लेके हम लोग ये करेंगे। फिर चुनाव का समय जब आता है, मतलब जो लोग चुन के आते हैं एमएलए, वो अपना नेता तय करते हैं और वही मुख्यमंत्री बनता है। तो पहले तो चुनाव चुन के लाने दीजिए उनको। उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। फडणवीस साहब का भी बहुत पॉपुलैरिटी है। तो ये दोनों नेता अगर आप उनका टोटल करें तो 60-65% बन जाता है दोनों का। विकास आघाड़ी जब यही बात करती है तो आप उनको कह रहे कि उनमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा। देखिए, उद्धव साहब बोल रहे थे कि वो उनका चेहरा है, उनको तो उन्हें नाराज कर दिया, उनको ऐसे दिल्ली से वापस भेज दिया। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए थे, उनका यूज किया। महाविकास अघाड़ी के नेता महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा इशू बनाने की तैयारी में हैं। खासकर पिछले हफ्ते जिस तरह से मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, उसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई गई है। आदित्य ठाकरे ने आज कहा कि 2 साल पहले बीजेपी ने पैसे के दम पर उनकी सरकार गिराई। उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत से इंसाफ नहीं मिला। अब जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। 2 साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है। चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है। बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है, वो गुजरात जा रही थी। इसी का आज प्रदर्शन यहाँ वर्षा ताई ने और सारी जो मुंबई कांग्रेस कमेटी है उन्होंने दिखाया है इस रथ पे। ये रथ तो मुंबई भर में जाएगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को पता है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र जिस गुजरात से चला है, अगला महाराष्ट्र जो है, अगला जो विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव दिखा देगा कि ये महाराष्ट्र से ही चलेगा और महाराष्ट्र की आवाज ही सुनेगा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के निशाने पर हर वक्त एकनाथ शिंदे रहते हैं। एकनाथ शिंदे को ये दोनों नेता गद्दार कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका कहकर चिढ़ाते हैं। शिंदे ने इसका जवाब दिया। जालना की एक रैली में शिंदे ने कहा, दाढ़ी को हल्के में मत लो। इस दाढ़ी ने महाविकास अघाड़ी को पलट दिया।
माझी दाढी त्यांना खुपती आहे. आप मेरी दाढ़ी का मजाक बनाते हैं, हल्के में मत लो मेरी दाढ़ी को। दाढ़ी ने तुम्हारी महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। मतलब चालू सरकार टांगा पलटी और घोड़े फरार। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसके लिए जिगरा लगता है। रोज ये कहते हो कि मेरी पार्टी चुरा ली, मैंने पार्टी को चुरा लिया। अरे मैंने कोई छोटा खिलौना चुरा लिया क्या? तुम सो रहे थे क्या? ऐसा करने के लिए हिम्मत और विश्वास चाहिए। महाविकास अघाड़ी को मैंने ही अस्त किया है। शिंदे की दाढ़ी में तिनका तो है। दाढ़ी ने अघाड़ी को कैसे पलटा, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, सब जानते हैं। खैर जो भी हो, महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। अगर बीजेपी हरियाणा की तरह यहां भी जीत गई तो कांग्रेस का बचा खुचा जोश भी ठंडा हो जाएगा। अगर महाविकास अघाड़ी जीती तो उद्धव ठाकरे का शिंदे से बदला पूरा हो जाएगा, शरद पवार का भतीजे अजित पवार से हिसाब चुकता हो जाएगा। इस समय का आकलन तो यह है कि शिवसेना के दोनों हिस्सों में लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा है। उद्धव के सामने चुनौती है इस सिंपैथी को वोटों में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दोनों पवार नेताओं के बीच वोटर और वर्कर शरद पवार के साथ दिखाई देते हैं, टिकट मांगने वाले अजित पवार के साथ हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस बार अजित पवार को कम से कम सीटों पर समेटने का प्लान बनाया है। बीजेपी का एडवांटेज है नरेंद्र मोदी का नाम और काम, नरेंद्र मोदी का करिश्मा। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई पर है और चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बेटियों, नौजवानों और मिडिल क्लास जैसे लोगों के लिए लाभ देने वाली कई योजनाओं का ऐलान किया है। सारे सूत्रों को बांध कर रखा है, इसका फायदा भी होगा। आज भी चुनावों के ऐलान से पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज गवर्नर ने विधान परिषद में 7 एमएलसीज के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी और सभी एमएलसीज को तुरंत शपथ भी दिला दी। लेकिन इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी की एक पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए जैसे ही गवर्नर ने बीजेपी की चित्रा वाघ, विक्रांत पाटिल और धर्मगुरु महाराज राठौड़, शिंदे गुट के मनीषा कायंदे और हेमंत पाटिल और एनसीपी अजीत पवार गुट के पंकज भुजबल और इदरीस नाइकवाड़ी को विधानसभा परिषद के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हाईकोर्ट से इन एमएलसीज के शपथ ग्रहण को रोकने की अपील की। लेकिन कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया और इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, जिस तरह एमएलसी नियुक्त किए गए हैं उससे साफ है बीजेपी को संवैधानिक मर्यादा की परवाह नहीं है। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा रही है। ये जो घटना आज उन लोगों ने एमएलसी के बावरे में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है और आज वो जिस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने कहा, सरकार ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। सरकार के पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट होता है, उसकी सलाह के बाद सोच समझकर नियुक्ति की गई होगी। जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कोर्ट के सारे जितने भी कोर्ट में केस है उसको लेकर भी सब समझ के लिया होगा। लॉ एंड जुडिशरी में भी चर्चा की होगी। तो मुझे लगता है कि जब कोर्ट की सारी कोई कोर्ट में स्टे नहीं होगा या जो भी होगा, शायद सरकार ने निर्णय लिया तो मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर करके लिया होगा।